हेलो दोस्तों। आज का केस हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और हाईलाइटेड है, जो कि आप सबने ज़रूर सुना होगा। तो आज हम पहले ये जानते हैं कि ये केस इतना हाईलाइटेड और इम्पोर्टेंट आखिर था क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था इस केस में जो इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया और इसका आज भी हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि इस केस की चर्चा होती है। केस है हमारा ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950। तो इस केस के हाईलाइट होने के और इम्पोर्टेंट होने के कई कारण हैं। पहला तो ये कि 1950 का केस है। तो जैसा कि आप जानते हैं 1950 में हमारा संविधान बना और लागू हुआ। ये 1950 का ही केस है। उस समय सुप्रीम कोर्ट बनी हुई थी नई नई, और सुप्रीम कोर्ट में ये पहला ऐसा केस था जिसमें 6 जजेस की बेंच ने डिसीजन दिया था। ये उस समय बहुत बड़ी बात थी, जो कि आज भी बहुत बड़ी बात है। केस वारन में भी 7 जजेस थे, तो 6 जजेस की बेंच ने इस पर निर्णय दिया था। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, यानी कि मुख्य जो न्यायाधीश थे, वो कौन थे? वो थे हेरालाल केन्या, यानी कि एच एल केन्या। वो भी इस बेंच में शामिल थे और उन सब ने मिलकर के इस केस का निर्णय दिया। तो ये केस क्या था, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या थे और इसका डिसीजन क्या आया, आज हम पूरा इस केस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको इस केस के से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस है हमारा ए के गोपालन बना मद्रास राज्य। तो उस समय निवारक निरोध अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट लागू हुआ था 1950 में। प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट के तहत होता क्या था कि किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद किया जा सकता था, यानी कि अगर उससे लग रहा था कि कहीं भी कोई शांति भंग हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इस एक्ट के तहत यानी प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था। उसी का शिकार बने हमारे ए के गोपालन। इस केस का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी रहा कि इसमें 3 आर्टिकल्स का वायलेशन की बात कही गई थी। 3 आर्टिकल्स जो कि 14, 19 एंड 21, इनके वायलेशन की बात कही गई थी, इसलिए भी ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस आखिर था क्या? केस था हमारा ए के गोपालन का। तो निवारक निरोध अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट, उस समय का ये प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट जो था, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को जिससे कहीं भी कोई शांति भंग हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम होने की कोई आशंका हो, उस व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था। तो ये प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट चल रहा था। तो ये प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट चल रहा था। अब उसके शिकार बने हमारे ए के गोपालन। ए के गोपालन 1947 में बहुत बड़े कम्युनिस्ट के लीडर थे, कम्युनिस्ट नेता थे वे। और नेताओं का तो काम ही होता है अपने लेक्चर देना, अपने भाषण देना, और भाषणों के तहत कभी कभी जो है शांति भंग भी हो जाती है। तो उसी की वजह से इन्हें यानी कि ए के गोपालन को कभी भी जेल में डाल दिया जाता था। काफ़ी लंबे समय तक इन्हें जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद इन्हें जब रिहाई मिलती थी, तब फिर कुछ दिनों बाद इन पर कोई ना कोई नया मुकदमा लगा करके इनको फिर से जेल में डाल दिया जाता था। ये प्रोसेस तो काफ़ी लंबी जा रही थी। अब इन्होंने सोचा कि आखिर किया क्या जाए, तो इन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके उन्होंने ये कहा कि इस तरह से जो मुझे जेल में डाला जा रहा है, इससे हम मेरे आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन हो रहा है। अब पहले हम ये जानते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, 19 क्या कहता है, 21 क्या कहता है। तो आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, 19 कहता है बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार, 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों ही मेरे वायलेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ए के गोपालन का कहना यही था कि मेरे ये 3 आर्टिकल्स का वायलेशन हो रहा है। मैं भी एक आम नागरिक हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ, और मुझे ये सारे आर्टिकल्स का वायलेशन नहीं चाहिए। मुझे भी अपनी लाइफ में, मुझे भी अपने जीवन में शांति से रहने का अधिकार है। अब यहाँ पर मुद्दा क्या था? क्या प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट 1950 क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का वायलेशन सच में कर रहा था? यहाँ पर मुद्दा उठकर यही आ रहा था कि क्या प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट 1950 सच में 14, 19 और 21 का वायलेशन था? यानी कि किसी को भी कभी भी जेल में डाल देना, क्या ये सही है? नेक्स्ट क्या था पॉइंट? संविधान के अनुच्छेद 21 में जो शब्द दिए गए हैं, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या का दायरा क्या है? आखिर ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जो 21 में दिया गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, तो ये कहाँ तक है? क्या किसी को जेल में डालने पर उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है?
तीसरा पॉइंट क्या था कि क्या अनुच्छेद 19 और 21 में कोई संबंध है, 19 और 21 में क्या कोई भी रिलेशन है या नहीं है। तो ये यहाँ पर 3 मुद्दे खड़े हो रहे थे और इन पर काफ़ी गहन अध्ययन हुआ, गहन चर्चा की गई। और उस समय जैसा कि आप जानते थे नया-नया संविधान बना था, तो उस समय नया-नया संविधान बना था, जजेस जैसा-जैसा संविधान में कहा गया था वो वैसे ही काम करते थे और कोई भी संशोधन या किसी तरह की कोई बात नहीं होती थी। तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि जो आर्टिकल 21 है इसका बहुत ही लिमिट में रह करके। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ए.के. गोपालन में जो 6 जजेस की बेंच थी उसने जो डिसीजन दिया, आखिर वो डिसीजन निकल कर क्या आया। तो डिसीजन ये था कि फर्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 21 जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कवर करता है, उसका मतलब राज्य द्वारा स्थापित होगा। यानी कि जो अनुच्छेद 21 है वो राज्य द्वारा स्थापित किया जाएगा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या क्या कार्य कराए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 19 और 21 के बीच संबंध नहीं है। ये 1950 का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अनुच्छेद 21 और 19 के बीच कोई भी रिलेशन यानी कि संबंध नहीं है। पॉइंट नंबर 3, इस मामले में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं किया गया। इसमें प्राकृतिक न्याय का जो जिस तरह से न्याय होना है वो वैसे ही होगा, इसमें किसी भी प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं किया गया। अब इसका डिसीजन क्या आया, लास्ट पॉइंट क्या बोला गया इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन की जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट थी उस रिट की याचिका को खारिज कर दिया और प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखा। यानी कि 1950 का जो प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट था वो वैसे ही चल रहा था और जो ए.के. गोपालन ने जो रिट जारी की थी उसे खारिज कर दिया। तो यहाँ पर जैसा कि 1950 की बात है, उस समय ये 19 और 21 के बीच जो रिलेशन बताया गया उससे बताया गया कि कोई संबंध नहीं है, उसे खारिज कर दिया गया। लेकिन इसके बारे में आगे 1978 में जब मामला मेनका गांधी का आया, तो उस समय मेनका गांधी मामले में या 19 और 21 और 14 का बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया और इस मामले को बहुत अच्छे से डीपली बताया गया है। जैसा कि 1950 का केस था जिसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 19 और 41 के बीच कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि अनुच्छेद 19 और 21 के बीच कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब मामला मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में आया, तो आर्टिकल 19 और 21 को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, डीपली बताया गया है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें नई जोड़ी गई हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है ना कि ये केस पढ़ा है, तो अगर आपने ये ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास केस पढ़ा है तो मेनका गांधी केस जरूर पढ़िएगा। आपको उससे काफ़ी कुछ पता चलेगा कि आर्टिकल 14, 19 और 21 में कितना अच्छे से और डीपली डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर आपको मेनका गांधी केस चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, हम आप तक मेनका गांधी केस जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।